नमस्कार दोस्तों, मैं लीगल लॉर्ड से एडवोकेट कुलदीप शर्मा। आज आप लोगों के लिए मैंने नोट्स तैयार करे हैं चेक बाउंस से रिलेटेड केस के ऊपर। चेक बाउंस से रिलेटेड केस के ऊपर आप किस किस तरीके से एविडेंसेस करवा सकते हैं और कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको केस में हेल्प करेंगे, वो आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। सबसे पहले कि एक बहुत ही बड़ी भ्रांति रहती है वकीलों के मध्य में और अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके मध्य में भी, कि अगर हमने जो अपने लोन अमाउंट है, जो कंप्लेनेंट होते हैं चेक बाउंस के केसेस में या रिकवरी के केसेस में, उनके जो क्वेश्चन होता है एक्यूज्ड ये पुट कर लेते हैं कि भैया इसने जो है अपना अमाउंट है जो इसने लोन दिया है उसको इसने आईटीआर में ही मेंशन नहीं किया। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न में इसने मेंशन नहीं किया। तो इनकम टैक्स रिटर्न में अपने लोन को मेंशन ना करना क्या कंप्लेनेंट के लिए हानिकारक हो सकता है? कंप्लेनेंट उससे केस को हार सकता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आईटीआर में अगर आपने अपने लोन को जो एक्यूज्ड को दिया है उसको मेंशन नहीं किया है तो ये आपके लिए फटल यानी कि घातक नहीं है। आप तभी भी अपने केस को प्रूव कर सकते हो कंप्लेनेंट के रूप में। हाँ, आप टैक्स लॉज के अंदर टैक्स पेमेंट के लिए लायबल हो सकते हो क्योंकि आपने उस लोन को आईटीआर में दर्शाया नहीं है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी हो सकती थी लोन के ऊपर टैक्स की, तो टैक्स के लिए आप लायबल हो। पर आप रिकवरी ना मिले, आपको चेक बाउंस का केस आप ना जीतो इस ग्राउंड के ऊपर, ये क्वेश्चन नहीं पैदा होता। एक चीज़ ये ध्यान में रखनी है आपको आईटीआर से रिगार्डिंग। दूसरी चीज़ है कि अगर कोई भी एक्यूज्ड के फेवर की बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी एक्यूज्ड को ये लगता है कि अगर कंप्लेनेंट ने मुझे पैसा दिया है तो वो पैसे की उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी थी ही नहीं, वो मुझे पैसा दे कैसे सकता है। तो ये चीज़ अगर उसे रखनी है एक्यूज्ड को, तो उसे एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो भी 145(2) का जो एप्लीकेशन लगाई जाती है और उसमें जो क्रॉस किया जाता है कंप्लेनेंट का, उस क्रॉस में सबसे महत्वपूर्ण है उसे यह सजेशन रखना कंप्लेनेंट से कि ये बात ठीक है ना कि आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी। इसी फॉर्म में सजेशन रखना है कंप्लेनेंट से कि अगर आपने ये सजेशन नहीं रखा तो माननीय न्यायालय ये अवश्य ही मान लेगा कि फाइनेंशियल कैपेसिटी थी उसकी। अगर आपको एक्यूज्ड को डाउट था उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी पर, तो उसने इस चीज़ को सजेशन के रूप में क्यों नहीं पूछा। तो ये वैलिडिटी होती है सजेशन की क्रॉस एग्जामिनेशन के तौर पर। जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करो तो सजेशन जरूर पूछना फाइनेंशियल कैपेसिटी के ऊपर, और सजेशन इसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी फाइनेंशियल कैपेसिटी जो कंप्लेनेंट की है उस पर क्वेश्चन मार्क अराइज हो सकता है। अब अगर आप मान लो कि फाइनेंशियल कैपेसिटी पर क्वेश्चन अराइज कर भी दिया, सजेशन के फॉर्म में एक्यूज्ड ने सजेशन अराइज कर दिया कि भैया आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी, तो जो कंप्लेनेंट है वो उस अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को कैसे कैसे प्रूव कर सकता है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि जो कंप्लेनेंट है एक, वो अगर सपोज 2017-18 और 18-19 दो की आईटीआर रिटर्न अपने उसमें एविडेंस में लगा देता है आईटीआर रिटर्न को, और उस आईटीआर रिटर्न के माध्यम से पता पड़ता है कि उसकी इनकम है 4 लाख हर साल 2017-18 की आईटीआर में, और 18-19 की में भी 4 लाख 5 लाख। अब उसने जो केस डाला था उसमें कहा था कि जी मैंने एक्यूज्ड को 17-18 में 1 लाख दिए थे और 18-19 में फिर 1 लाख दिए थे, और 2 लाख मैंने एक्यूज्ड को दिए थे और 2 लाख का ही चेक एक्यूज्ड ने मुझे दिया है। एक्यूज ने क्वेश्चन अराइज किया था कि जी इसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं थी 2 लाख देने की, तो यहाँ पर जो आईटीआर फाइल करी है कंप्लेनेंट ने, तो ये आईटीआर 4 लाख प्रूव करती है उसकी इनकम साल की, तो इट मींस उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी तो थी 1-1 लाख रुपए देने की। तो यहाँ पर जो कंप्लेनेंट है अपनी आईटीआर को एविडेंस में लाकर क्लियरली प्रूव कर सकता है कि मेरी फाइनेंशियल कैपेसिटी 2 लाख देने की थी, जो कि क्वेश्चन मार्क अराइज कर रहा था एक्यूज। तो ये जो 3 मैंने जो फैक्ट्स आपको बताए, इसके माध्यम से आप को जरूरी सहूलियत मिलेगी अपने चेक बाउंस के केसेस को जीतने में और अपना डिफेंस रखने में। धन्यवाद।